श्योर अभी बिस्तर पर बैठा हुआ था और एकदम मजे के साथ उस क्लास को देख रहा था जिसके लिए उसने इतने समय से इंतजार किया था। क्लास में साक्षी मैम इस वक्त सभी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर रही थी। चलो बच्चों, न्यूरो कोड के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से कुछ पूछना चाहती हूँ। आप सभी भविष्य में 20 टेमर बनना चाहते हैं, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि 20 टेमर के लिए न्यूरो कोड कितना ज़्यादा जरूरी होता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि न्यूरो कोड के बारे में अच्छे से जानने से पहले आपने न्यूरो कोड पे क्या क्या और किस टाइप की चीज़ें रिसर्च की हैं और आपको क्या क्या न्यूरो कोड के बारे में पता है। चलो एक काम करते हैं, तुम खड़े हो जो बताओ न्यूरो कोड क्या है और क्यों है। साक्षी मैम एक लड़के को खड़ा करती है और उससे पूछती है, टीचर न्यूरो कोड उसके अंदर हम लोग अपने बीस्टों को टीम करके रख सकते हैं। अगर हम लोग किसी बीस्ट को हरा देते हैं तो हम लोग शायद उसे अपने न्यूरो कोड में रख सकते हैं। अगर हम लोग उसे हरा देंगे तो हो सकता है कि उसका दिल पिघल जाए और वो हमारे न्यूरो कोड में आ जाए, जिससे हम लोग न्यूरो कोड में उसे रखने के बाद उसके साथ मतलब उसे अपने साथ लेके घूम सकते हैं। वो लड़का जैसे तैसे जितना भी उसे पता था वो सारी चीज़ें साक्षी मैम को बता देता। ठीक है, तुम बैठो। साक्षी मैम उस लड़के को बैठने के लिए कहती है और फिर श्रेया की तरफ देखती है। श्रेया चलो खड़ी हो जाओ, अब तुम्हारी बारी है। न्यूरो कोड क्या है, क्यों है और कैसे ही है, मतलब ये सारी चीज़ें तो अब तुम्हें बतानी है। चलो बताओ तुम्हें कितना पता है न्यूरो कोड के बारे में। साक्षी मैम श्रेया को देखते हुए कहती है, जिसके बाद सभी लोग श्रेया को देख के लगते हैं अब को उन्हें एक बहाना मिल गया था ताकि वो लोग श्रेया को अच्छे से और गौर से देख सके। टीचर न्यूरो कोड एक ऐसी चीज़ है जिससे प्राचीन समय में एक इंसान, जिसका नाम तो मुझे पता नहीं है क्योंकि उसका नाम हम लोग इसी क्लास में जानेंगे, ये मुझे पता है, इसलिए मुझे उसका नाम नहीं पता। लेकिन हाँ, वो एक इंसान, वो पहला इंसान था जिसने न्यूरो कोड जनरेट किया था और वो पहले इंसान थे जिन्होंने किसी बीस्ट को अपने सामने झुकने पर मजबूर किया था। और उस दिन उन्होंने उस बीस्ट को टेम किया और उन्हें पता चला कि वो लोग अपने जनरेट किए हुए न्यूरो कोड में किसी भी बीस्ट को रख सकते हैं। जब यहाँ के नॉर्मल जानवर और बाकी सारे जानवर जो हैं इवॉल्व होकर बीस्ट में बदलने लगे और बहुत ज़्यादा म्यूटेट हो गए, तो उस हिसाब से प्रकृति को, इंसानों को भी कुछ देना पड़ा। जैसे इस प्रकृति के बीच छोटे मोटे जानवर, एनिमल्स वगैरह इवॉल्व होकर मॉन्स्टर में बदलने लगे, वैसे वैसे ही ह्यूमन को भी इवॉल्व होने का एक मौका मिला इस प्रकृति के बीच, जहाँ पर ह्यूमंस ने एक न्यूरो कोड जनरेट किया और वही न्यूरो कोड सारे मॉन्स्टर्स और सारे बीस्टों से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार बना बीस्ट टेमर्स का। श्रेया जैसे ही अपनी स्पीच खत्म करती है, सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। बहुत बढ़िया श्रेया, तुमने वाकई बाकी लोगों से ज़्यादा रिसर्च कर रखी है। चलो तुम भी बैठ जाओ और मैं अब न्यूरो कोड के बारे में अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ, शुरुआत से लेकर अंत तक। ठीक है, सभी लोग यहाँ ध्यान देंगे। टीचर ये कहती है और देखते देखते वो बोर्ड के पास जाती है और फिर देखो, ये जिन इंसान की फोटो तुम लोग देख रहे हो, ये वही इंसान है जिन्होंने सबसे पहले पूरे धरती ग्रह पर न्यूरो कोड को जनरेट किया था। ये उन इंसानों में से हैं जो कि चुपचाप घर से छिपकर बाहर निकला करते थे और मॉन्स्टर्स और बीस्टों का पीछा करते थे ताकि वो ये पता कर सके कि आखिर वो है क्या और क्या क्या कर सकते हैं। जिसके बाद एक दिन एक मॉन्स्टर ने उन्हें देख लिया, जिसके कारण उन्हें काफ़ी ज़्यादा तेज स्पीड के साथ वापस भागना पड़ा था। लेकिन भागना वो उन्हें ठीक नहीं लगा क्योंकि उन्हें पता था वो भागकर उन बीस्टों से तो नहीं बच सकते हैं, इसलिए उन्होंने उससे लड़ने का फैसला किया। लड़ाई के बीच में वो बहुत ज़्यादा घायल हो गए, लेकिन जब उनका आखिरी समय आया तो बस एक रोशनी और उन्होंने एक न्यूरो कोड जनरेट किया जो कि उनके बॉडी के ठीक नीचे, मतलब सीने के पास जनरेट हुआ था। न्यूरो कोड हमेशा सीने के पास होता है बच्चों, ये याद रखना। न्यूरो कोड जनरेट करने के बाद उनकी ताकत बढ़नी शुरू हो गई और उन्होंने उस बीस्ट को आसानी से हरा दिया। जिसके बाद वो बीस्ट भी ये देख के हैरान हुआ कि आखिर एक ह्यूमन उसे कैसे हरा सकता है। जिसके बाद उस ह्यूमन ने उसे मार दिया था। और इसी के साथ उसी समय के बाद से ह्यूमंस का एवोल्यूशन शुरू हो चुका था। वो ह्यूमन बाकी ह्यूमन से ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए सभी लोग जो कि घर में सिर्फ डरे डरे नहीं रहना चाहते थे और बाहर निकल कर उसी ह्यूमन की तरह बीस्टों का पीछा किया करते थे और तो कभी कभी उन बीस्टों से फिर भी जाया करते थे, वो सभी उस आदमी के पास आए जिसने न्यूरो को जनरेट किया था। देखते देखते उस आदमी ने अपनी एक खतरनाक सी टीम बनाई, जिसके बाद धीरे धीरे सारे ह्यूमंस ने न्यूरो को जनरेट किया और पूरी धरती ग्रह पे शांत माहौल आ गया। मतलब ऐसा जिस माहौल में तुम जी रहे हो, वरना आज अगर हम लोग प्राचीन समय में जन्म लिए होते तब तो हमारी लाइफ तो कुछ और ही होती। ठीक है, और इस इंसान का नाम है सिद्धार्थ वरदान। सिद्धार्थ वरदान वो ह्यूमन थे जिन्होंने सबसे पहले न्यूरो को जनरेट किया और सबसे पहले इंसान भी वही थे जिन्होंने एक बीस्ट को टेम किया था। और बीस्ट को टेम करने के बाद वो कोई भी ह्यूमन जो भी बीस्ट को टेम करता, वो बीस्ट उसके न्यूरो कोर में चला जाता,
नीरोकोर में जाने के बाद वो वहां पर रहता है, उसे खाने पीने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वो ह्यूमन जब चाहे तब उसके जीन्स को अपने साथ कंबाइन कर सकता है। मतलब अगर मान लो ये एक बिल्ली है, अगर ये बीस्ट होती और अगर ये मेरे नीरोकोर में होती तो मैं इसके जीन्स को अपने साथ कंबाइन कर सकती थी और मैं एक म्यूटेंट ह्यूमनाइड बिल्ली बन सकती थी। अगर इसके जो जीन्स मेरे साथ कंबाइन होने के लिए कंफर्टेबल ही होंगे, वो जीन्स मेरे साथ कंबाइन हो जाएंगे और मैं इसके कुछ पावर्स का इस्तेमाल भी कर पाऊंगी। बिल्कुल ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग है। और बीस्ट टाइमर्स के लिए यही बहुत ज़्यादा खास बात है। जिसके बाद धीरे धीरे समय बदला, जिसके बाद हम लोग इतने ज़्यादा इवॉल्व हो गए कि हम लोग अपने नीरोकोर से अपने बीस्ट को बाहर भी बुलाना सीख चुके थे। मतलब सीखना नहीं, इसे टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। हमारे हाथों में जो ये बटन देख रहे हो, इसे दबाते ही हम लोग अपने नीरोकोर से अपने बीस्ट को बाहर बुला सकते हैं, बस सोच भर के कि हमें किस बीस्ट को बाहर बुलाना है। चलो, आधी क्लास तो ऐसे ही खत्म हो गई और अब एक सवाल तुम लोग के मन में होगा ही कि आखिर नीरोकोर जनरेट करने के बाद हमारी ताकत कैसे बढ़ती है। इसका बस सिंपल सा जवाब है, तुम्हें किसी भी बीस्ट को टेम करना होगा। टेम करने के बाद उस बीस्ट के पास भी नीरोकोर होता है। उस बीस्ट के नीरोकोर लिक्विड को हमें हासिल करना होगा, जिसके बाद उस नीरोकोर लिक्विड को जब हम अपने नीरोकोर में इंजेक्ट करेंगे, उसके बाद हमारी नीरोकोर की ताकत बढ़ेगी। और नीरोकोर का ताकत बढ़ना मतलब तुम्हारी ताकत बढ़ना। और जो भी नीरोकोर जनरेट करता है वो क्लासिक लेवल से ही अपने नीरोकोर को स्टार्टिंग में लाता है। मतलब जो भी नीरोकोर जनरेट करेगा उसका लेवल क्लासिक लेवल 1 होगा, ये ध्यान रखना। जिसके बाद अगर कोई बीस्ट क्लासिक लेवल 2 है तो तुम्हें उसे या तो टेम करना होगा या तो उसे जबरदस्ती उस नीरोकोर लिक्विड को हासिल करके अपने नीरोकोर में इंजेक्ट करना होगा, जिसके बाद ही तुम्हारी ताकत बढ़ पाएगी। मतलब तुम जितने ताकतवर हो, तुम्हें अपने से ज्यादा ताकतवर बीस्ट को ही टारगेट करना होगा ताकि तुम्हारी ताकत बढ़ सके। और बीस्ट टेमर्स के लिए यही सबसे ज्यादा डरावनी बात है, क्योंकि अगर बीस्ट टेमर बनना है तो डर को तो किसी कचरे के डब्बे में फेंकना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। इतना कहने के बाद साक्षी मैम वहीं बैठ जाती है और देखते देखते पूरी क्लास खत्म होती है। और श्योर वो भी एक लंबी अंगड़ाई लेता। रात हो चुकी थी। श्योर अपनी आंखें बंद करता है। अरे नहीं, पहले इस पेन ड्राइव को खत्म कर देता हूँ मैं। श्योर इतना कहता है और इस पेन ड्राइव में जो भी चीज़ थी सारी चीज़ें डिलीट कर देता और इस पेन ड्राइव को भी तोड़कर कचरे में फेंक देता। डर को कचरे में फेंको, ये श्योर इतना कहता है और सो जाता है। लेकिन सोने से पहले उसे श्रेया का ख्याल तो आता ही है। श्रेया, थैंक यू सो मच, तुम्हें मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, बहुत बहुत ज़्यादा। इस चीज़ को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा और मौका मिलने पे तुम्हें थैंक यू तो जरूर बोलूंगा। श्योर इतना कहते कहते सो जाता है। जिसके बाद जब अगले दिन श्योर की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने कुछ लोगों को देखता है। क्यों वह आज यहीं पड़ा रह गया? हम तो दरवाजे पे तेरा इंतजार कर रहे थे, तेरे वजह से हमारा टाइम वेस्ट हुआ है। चल अब हमारे सामने मुर्गा बंद। अचानक से विक्रम वहां आता है और श्योर से कहता है, एक मिनट, ये क्या बात हुई? मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। श्योर उन सभी को देखते हुए कहता है, वहां पर सिर्फ 2 लोग आए थे, विक्रम और अंश, दोनों ही कमीने थे। अच्छा, एक तो तेरे वजह से नीचे हमारा टाइम वेस्ट हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? चल मुर्गा बन, ये स्ट्रेचर के ऊपर ही मुर्गा बन, समझा? विक्रम श्योर से कहता। जिस बार अचानक से ही पीछे से डॉक्टर प्रीति आती है। क्यों बच्चों, यहाँ पर तुम लोग लड़ने आए हो? अच्छा, कैसा होगा अगर मैं तुम दोनों को यहाँ से मतलब इस स्कूल से निकलवा दूँ तो? डॉक्टर प्रीति श्योर को देखती है और फिर उन दोनों लड़कों को देखते हुए कहती है जो कि श्योर को तंग कर रहे थे, और उन दोनों लड़कों का चेहरा वो उतर जाता है। ऑफ कोर्स डॉक्टर प्रीति एक डॉक्टर थी और एक डॉक्टर यहाँ पर बहुत कुछ कर सकती है। 20 टेमर्स के बाद डॉक्टर वाला प्रोफेशन ही बहुत ज़्यादा टॉप का प्रोफेशन होता है। इस यूनिवर्स में डॉक्टर मतलब ये नहीं कि वो लोग सिर्फ बीमारों का इलाज करते हैं, उनके पास बहुत सारी ताकतें होती हैं। वो सभी बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट कर सकते हैं, बहुत सारे बीस्तों के जीन्स को मिलाकर कुछ नया बना सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स का मतलब ये होता है, इसलिए डॉक्टर के पास इतनी पावर होती है। और अगर डॉक्टर प्रीति चाहे तो इन दोनों लड़कों को आसानी से स्कूल से निकलवा सकती है, चाहे ये लोग कितने भी अमीर क्यों ना हो। साले बच गया आज नीचे तो आ, फिर दिखाता हूँ। विक्रम इतना कहता और वहाँ से चला जाता है अंश के साथ। जिसके बाद डॉक्टर प्रीति श्योर के पास आके बैठती हैं और फिर, तुम ऐसा क्यों करते हो? जहाँ तक है तुम्हारी बहन इतनी बड़ी डॉक्टर है, 3 स्टार डॉक्टर, बाप रे बाप, मैं तो स्टार्टिंग डॉक्टर हूँ, 1 स्टार डॉक्टर भी नहीं। तुम सभी को ये क्यों नहीं बता देते कि डॉक्टर अनन्या ही तुम्हारी बहन है? डॉक्टर प्रीति श्योर से कहती है, बहन, सौतेली बहन। श्योर अकड़ते हुए कहता, सौतेली बहन है, लेकिन वो तुम्हें कितना मानती है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना कि उसने तुम्हें भुला दिया। वो इतनी ज़्यादा आगे जाने के बावजूद तुम्हें याद करती है, मुझसे तुम्हारे बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पूछती है, और उससे भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तुम्हारे बारे में जब भी ये सारी चीज़ें वो सुनती है कि तुम्हें तंग करते हैं लोग, उससे उसका खून खौलता है। देखो एक काम करो, तुम एक बार अपनी बहन से जाके मिलो। देखो वो तुम्हारे लिए जो चाहती है वो चाहती है, क्योंकि तुम्हें नहीं पसंद था कि
तुम्हारी बहन तुमसे जुड़े तो वो नहीं जुड़ी, ना ही किसी को बताया कि तुम उसके भाई हो, ताकि तुम उससे गुस्सा ना हो जाओ। देखो वो तुम्हारी इतनी चिंता करती है, लेकिन तुम। डॉक्टर प्रीति श्योर से कहती है, मेरे मॉम डैड आज उस लड़की की वजह से इस दुनिया में नहीं है, और आप चाहती है कि मैं उसके साथ। नहीं, मैं उसके साथ दोबारा नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं आऊंगा। मैं अपनी उस बहन से नफरत करता हूँ, मैं उसे अपनी बहन मानता भी नहीं हूँ। श्योर इतना कहने के बाद एक अजीब सी चीज को नीचे फेंक देता है, जिससे वो चीज टूट जाती है। जिसके बाद श्योर वहां से जाने लगता है। सुनो श्योर, तुमने एक चीज देखा है, अगर मैं तुम्हारी बहन से जुड़ी नहीं होती और मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं होता, ना ही तुम्हारी बहन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया होता, तो मैं भी तुम्हारी दोस्त नहीं होती। तुम पूरी तरीके से अकेले रहते, तुम इस स्कूल में भी पूरी तरीके से अकेले थे। श्योर ये ध्यान रखना, तुम्हारी ये जो अकेली एक दोस्त है डॉक्टर प्रीति, ये भी डॉक्टर अनन्या की वजह से ही है, ये ध्यान रखना। डॉक्टर प्रीति श्योर को कहती है। ऑफकोर्स श्योर की बहन उसके लिए इतना कर रही है और फिर भी श्योर उसे मानता ही नहीं। ये बात प्रीति को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। ठीक है, तो आप उनकी वजह से मेरी दोस्त बनी है ना, ठीक है, मैं आज के बाद कभी नहीं आऊँगा, भले मैं मर क्यों ना जाऊँ, लेकिन आपके पास नहीं आऊँगा। श्योर इतना कहने के बाद वहाँ से चला जाता और डॉक्टर प्रीति उसे जाते हुए देखते रहती है। अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया। हाँ, भले ही मैं उसकी बहन की वजह से इसकी दोस्त बनी थी, लेकिन श्योर सच में अच्छा लड़का है। ओहो, इसे मनाना पड़ेगा अब। डॉक्टर प्रीति मन मन सोचती है। दूसरी तरफ श्योर वो अपने क्लासरूम पहुंच जाता है और अपनी जगह पर बैठ जाता है। जिसके बाद वो श्रेया के आने का इंतजार करने लगता है। श्रेया के आने के बाद श्योर उसकी तरफ देखता तो है, लेकिन श्रेया उसकी तरफ नहीं देखती है। दूसरी तरफ शीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक सुंदर सी डॉक्टर, जो कि ऑफकोर्स डॉक्टर अनन्या थी, वो अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। तभी उसका फोन बजता है। डॉक्टर अनन्या अपने फोन को पिकअप करती है और खड़ी हो जाती है। जी, आपने फोन किया? डॉक्टर अनन्या कॉल पे कहती है। अनन्या, तुम्हें जल्द से जल्द आना होगा, यहाँ हमें कुछ मिला है, एक डॉक्टर खुशी में चिल्लाते हुए कहता। और डॉक्टर अनन्या से कॉल पे कहता, डॉक्टर संजीव, आप कुछ क्लियर बताएंगे या नहीं, या फिर मैं ऐसे ही आ जाऊं? डॉक्टर अनन्या डॉक्टर संजीव से कहती है, तुम बस जल्द से जल्द आओ, हमें कुछ ऐसा मिला है जो कि शायद देवता से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर संजीव जैसा ये कहते हैं, डॉक्टर अनन्या का फोन उसके हाथों से गिर जाता है और अगले ही सीन में वो जल्द से जल्द फ्रेश होने के लिए जाने लगती है। वो जल्द से जल्द भाग दौड़ करते हुए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करती है और फिर वो जल्द से जल्द वहाँ पहुँचती है जहाँ पर उसे पहुँचने के लिए कहा गया था। उसे जंगल में पहुँचना था, जहाँ पर काफ़ी सारे बीफ टेमर्स उसके साथ आए हुए थे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। वो अपने सामने देखती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई थी। वहाँ पर बीचों बीच एक अजीब सा पत्थर गिरा हुआ था, जिसकी एक या दो लाल आंखें थी जो कि चमक रही थी, लेकिन फेड भी हो रही थी, जैसे कि वो खत्म होने वाली हो। उस पत्थर को देखकर बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे कि उसके अंदर कोई दिया है जो कि बुझने वाला है। डॉक्टर संजीव, अनन्या संजीव से कहती है, अनन्या, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ये देखो, हो न हो ये पक्का देवता से जुड़ा हुआ है। संजीव अनन्या से कहता, ठीक है, देवता से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये एक नॉर्मल मेटियोर भी तो हो सकता है। डॉक्टर अनन्या जैसे ये कहती है, सारे डॉक्टर्स संजीव को देखने लगते हैं, क्योंकि संजीव ने सभी को यही कह के यहाँ बुलवाया है कि ये जो भी चीज़ है ये देवता से जुड़ी हुई है, और अगर सच में ये बस एक मेटियोर हुआ जो कि धरती ग्रह के बाहर से ऐसे ही नॉर्मल उड़ते हुए यहाँ आ गया, तब तो उन सभी का सर पक्का खराब होने वाला था, क्योंकि उन सब की टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है और ऑफकोर्स वो लोग ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेने वाले थे। अरे नहीं नहीं, तुम ठीक से देखो। अच्छा एक बात बताओ, हमारे धरती ग्रह पर कोई मीटियोर आके गिर सकता है, कोई नॉर्मल मीटियोर? संजीव अनन्या से कहते हैं और उसे ऊपर देखने का इशारा करते हैं। हमारे पूरे धरती ग्रह को प्रोटेक्टिव फील्ड से प्रोटेक्ट रखा गया है, ताकि किसी भी टाइप का मीटियोर वगैरह या फिर जो दुश्मन वगैरह हैं हमारे, वो हम पे हमला न कर सके। दुश्मन के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मीटियोर वगैरह तो आज तक हमारे धरती ग्रह पर गिरे नहीं है इस प्रोटेक्टिव फील्ड को लगाने के बाद, लेकिन ये उस फील्ड को तोड़ कर यहाँ आ गया। हाँ ऑफकोर्स वो फील्ड अब तक रिपेयर हो चुकी है, लेकिन ये पत्थर ये हमारे पास आके गिरा है, मतलब इस पर हमारा हक है और इस पर हम लोग अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। अनन्या सोचो, डॉक्टर संजीव अनन्या से कहते हैं। जिसके बाद डॉक्टर अनन्या आसमान में देखती है जहाँ पर एक ब्लू रंग की प्रोटेक्टिव फील्ड जो कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट थी वो दिख रही थी। वो पूरे धरती ग्रह को घेरे हुई थी, जिससे धरती ग्रह हमेशा सेफ रहता था दुश्मनों से और उन छोटे मोटे मिट्टियों से, जिससे धरती ग्रह को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंच सकता था। अरे अनन्या एक काम करो, पहले तुम इसे अच्छे से जाकर रिसर्च कर लो, क्योंकि हम सभी लोग इसके पास जाने से डर रहे हैं। कहीं ये सच में कुछ ऐसी चीज हुई जिससे जिससे धरती ग्रह को नुकसान पहुंचा। तुम यहाँ पे सबसे बड़ी डॉक्टर हो ना, तुम जाके बस चेक कर लो। डॉक्टर संजीव अनन्या से कहते हैं और अनन्या हाँ बोलती है और अपने इक्विपमेंट वगैरह लेकर उस पत्थर के पास पहुंच जाती है। जिसके बाद वो उस पत्थर को अच्छे से चेक करने लगती है
उस पर चारों तरफ रिसर्च करने के बाद अनन्या आखिर में उसे अपने दोनों हाथों से उठाती है। वो पत्थर ज़्यादा भारी नहीं था, वो थोड़ा ही बड़ा था। अनन्या उसे नॉर्मली उठा लेती है और चलकर डॉक्टर संजीव के पास जाने लगती है ताकि वो सभी उस बड़े से पत्थर को लेकर लैब पहुंच सके। अगले पल उस पत्थर से एक लाल आँख चमकते हुए खुलती है। ये लड़की मेरे बहुत ज़्यादा करीब है, इसे ही अपना होस्ट बना लेता हूँ। हाँ, कम से कम मैं ठीक तो हो जाऊंगा और तो मेरे पास एक बैकअप प्लान भी होगा। हाँ, इतना कहने के बाद वो पत्थर थोड़ा सा साइन करता है और पता नहीं क्यों डॉक्टर अनन्या के हाथों में कुछ चुभता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती है। ऑफकोर्स वो पत्थर थोड़ा बहुत नोकीला भी था, हो सकता है कि उस पत्थर के नोकीलेपन से अनन्या को कुछ चुभ गया हो। अनन्या यही सब पूछते हुए धीरे धीरे संजीव के पास जाती है। डॉक्टर संजीव, ये लीजिए अपने देवता का पत्थर। पहले तो इससे अजीब सा नाम देना बंद करो सभी लोग, इसका नाम रखते हैं दिव्य पत्थर। कैसा नाम है? अनन्या सभी से कहती है। अनन्या, ये तो अच्छा नाम है, अब से हमारे प्रोजेक्ट का नाम होगा दिव्य पत्थर। संजीव ये कहते हैं, जिसके बाद वो पत्थर जो कि अनन्या के हाथ में था, अनन्या उसे नीचे रख देती है। जिसके बाद देखते देखते वो पत्थर वो गुस्से में दिखने लगता है और हिलने लगता है। सारे डॉक्टर्स उस पत्थर को हिलता हुआ देखकर पीछे हट जाते हैं। अनन्या को अपने हाथों में थोड़ी चुभन हो तो रही थी, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। अगले ही पल वो पत्थर अपनी आंखें बंद करने लगता है और उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे बंद होने लगती है। मुझे कोई ऐसा चाहिए जिससे मैं ताकत खींच सकूं, जिसके बाद मुझे भी ताकत वापस मिलेगी। इस लड़की को मैं अपना होस्ट बना के। इससे पहले कि वो पत्थर और भी कुछ कहता, उसका चमकना बंद हो जाता है और वो लाल रंग से जो चमक रहा था वो कम हो जाता। दूसरी तरफ अनन्या की उंगलियों में भी कुछ लाल रंग का चमक रहा था, जिस पर वो ध्यान नहीं दे रही थी। इसलिए जैसे ही वो पत्थर रिस्पॉन्स करना बंद करता, वैसे ही वो लाल रोशनी जो कि हल्की सी छोटी सी चीज़ थी वो शाइन करना बंद कर देती है और कोई भी उस चीज़ पे ध्यान नहीं देता। उस चीज़ ने अनन्या के हाथों को अच्छे से जकड़ के और पकड़ कर रखा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ थी जिसके कारण कोई भी उसे देख नहीं सकता था। दूसरी तरफ शौर्य, वो इस वक्त अपने कैंटीन में आ चुका था खाने के लिए। शौर्य जिस कैंटीन में आया था वहाँ पर भीड़ ही भीड़ थी, लेकिन जहाँ शौर्य बैठा था वहाँ कोई भी आके नहीं बैठने वाला था। ऑफकोर्स शौर्य एक नंबर का फद्दू बच्चा है, किसी काम का नहीं है, तो उसके साथ कोई क्यों ही बैठेगा। दूसरी तरफ शौर्य श्रेया की तरफ देखता, वो नॉर्मली अपना खाना खा रही थी और उसे एक अलग सा टेबल दिया गया था। ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी और यहाँ टैलेंट की बहुत ज़्यादा कदर की जाती है। शौर्य भी अच्छे से जानता था, एक दिन मैं भी उस जगह पर आके बैठूंगा श्रेया, देखना मैं भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बन जाऊंगा। शौर्य मन ही मन सोचता है, थोड़ा सा बड़बड़ाता भी। अगले पल शौर्य वो जब अपने लंच को खोलने लगता है जिसे उसने अभी अभी खरीदा था, उसके लंच के ऊपर कोई अपने जूते, गंदे जूते वाले पाँव सीधे उसके लंच के ऊपर रख देता है, जिससे शौर्य का पूरा खाना खराब हो जाता है। शौर्य ये सब देखने के बाद पीछे हटता, ये क्या कर रहे हो तुम? शौर्य विक्रम से कहता, वहाँ तो बच गया था, लेकिन यहाँ पर। विक्रम इतना कहने के बाद उस बड़े से टेबल पर चढ़ता और शौर्य के खाने को अच्छे से अपने जूतों की मदद से मसल के रख देता। शौर्य के पास आखिरी पैसे बाकी रह गए थे जिससे उसने ये लंच खरीदा था, और तो और पिछले ही दिन शौर्य का खून भी बहा था, वो भी बहुत ज्यादा, जिसके कारण शौर्य को अब भी कमजोरी लग रही थी। देखो मेरे पास, देखो मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, कल मेरी चोट लगी थी। और शौर्य उन सभी को एक्सप्लेन करते हुए कहता था कि वो लोग आज के लिए तो इसे तंग ना करे। चोट लगी थी? क्या हमारी वजह से तुझे चोट लगी थी जो तू हमसे कह रहा है? इतना कहने के बाद विक्रम शौर्य के उसी चोट पे अपना हाथ मार देता है। वो जैसे उसके सर पे जहाँ से खून निकल रहा था वहाँ हाथ मारता, वैसे ही वहाँ से और भी तेजी से खून निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से शौर्य लकड़ा कर पीछे जाने लगता है और विक्रम उसे एक और लात मारता है, जिससे शौर्य और भी ज़्यादा तेजी से पीछे जाके गिरता। तुझे खाना खाना ना, ले। इतना कहने के बाद विक्रम अपने गंदे जूते शौर्य के सीने पर रख देता और उसे खाने के लिए कहने लगता, खाना, इतने अच्छे जूते तो हैं, तुम्हें पता भी है कितने महंगे हैं। अगर तू इस जूते के लेस मतलब रस्सियाँ भी बेच जाएगा ना, तो भी तू आसानी से पूरी जिंदगी पर बैठ के खा सकता है। सोच ले, अगर तुझे चाहिए तो तू ले सकता है, मैं कुछ कहूँगा नहीं। विक्रम शौर्य से कहता। शौर्य गुस्से से विक्रम को देख रहा था, जिसके बाद शौर्य एक बार पलट कर श्रेया की तरफ देखता। श्रेया इस्माइल के साथ अपना खाना खा रही थी, वो किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही थी, उसे सिर्फ खुद से मतलब था। शौर्य ये सब देखने के बाद थोड़ा दुखी हो जाता है। ऑफकोर्स श्रेया ने उसकी उस समय मदद की थी और अभी श्रेया उससे कोई मतलब रखना ही नहीं चाहती थी। जिसके बाद विक्रम अपने जूतों को, अपने गंदे जूतों को जिसमें बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह लगे थे, उससे शौर्य के चेहरे पे मारता है और शौर्य के चेहरे पे भी बहुत गंदे गंदे कीचड़ वगैरह लग जाते हैं। जिसके बाद विक्रम और अंश वहाँ से पलट कर जाने लगते हैं। शौर्य भी अपनी जगह पर जब से तैसे खड़ा होता है और शौर्य के उस गंदे टिफिन मतलब जिस पे विक्रम ने अपने गंदे जूते रख दिए थे, शौर्य उस टिफिन को पूरी तरीके से उठाकर सीधे
विक्रम के सर पे दे मारता, जिससे विक्रम अब एक अजीब से लंच और अजीबोगरीब कीचड़ जो कि उसके जूते में लगे थे उससे पूरी तरीके से लथपथ हो जाता। उसके पूरे बॉडी के ऊपर वही अजीब से कीचड़ और लंच के अजीबोगरीब लिक्विड वगैरह तैर रहे थे। तुम्हारी तो, इतना कहने के बाद विक्रम तेजी से पीछे जाता और शोर को जोरों शोरों से मारना शुरू कर देता है। और तो और वो शोर के सर पे बार बार हमला कर रहा था ताकि वहां से बहुत ज्यादा खून निकल सके।